नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में मोगा जो सीट है वो काफी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहां से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद चुनाव लड़ रही हैं। मालविका सूद जोर शोर से प्रचार करने में भी जुट गई हैं और साथ ही प्रचार में उनके भाई सोनू सूद भी लगातार साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। मोगा 15 साल से कांग्रेस की सीट है और यहाँ आम आदमी पार्टी से डॉक्टर अमनदीप कौर टक्कर दे रही हैं। तो अब देखते हैं कि इस बार का मुकाबला किस तरह का होगा। शरद शर्मा हमारे सहयोगी ने बातचीत की है मालविका सूद और सोनू सूद से, वो आपको सुनवाते हैं। इस बार पंजाब विधानसभा चुनावों में एक भाई बहन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं वो हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद, जो कि मोगा से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। इस वक्त मैं मोगा विधानसभा क्षेत्र के थमनवाला गांव में आया हूं। यहां पर मालविका सूद अपने प्रचार के लिए आई हुई हैं और सोनू सूद भी उनके साथ यहीं पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं। 7.5 लाख बंदियां नूं अपने घरे पहुंचाया, एवें नहीं सोनू सूद कहलाया। रही गल कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 सालों में किहड़े काम कीते है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये पिंड मेरा है भाई जी। और पता क्यों? क्योंकि इतनी मेरी मां बैठी है, मां में खड़ी हुई इधर। ये मेरी मां है। जब मैं पिछली बार इस पिंड दे विच आई सीगी, इन्होंने कहा कि बेटा मेरी कुड़ी नहीं हैगी, तू मेरी कुड़ी बनेगी। मैं कहा जी मैं थोड़े पिंड आज इसलिए आई है थोड़ी धी बनन। इस पिंड में जब मैं लोगों को मिलती है और मैंने दिलों आवाज आती है कि लोग मेरे नाल है, ये परिवार मेरा है। मेरे पापा की कपड़े की दुकान सी बॉम्बे क्लॉथ हाउस, बहुत सारे गाहक इत्थे बैठे होने हैं। और मेरे सहुरे की भी कपड़े की दुकान है मोगे शहर के चूड़ चक्कियां की हट्टी। डिस्काउंट किसी लेना है 10 भी आप दवा जब असी काम शुरू किया मेरे भरा ने भी और मैं भी कोरोना के टाइम में थोड़ा दसना चाहूंगी। देखो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, वोट थोड़ी मर्जी नाल तुसी पानी है, लेकिन तुसी सोचो कोरोना के टाइम से किहड़े उम्मीदवार बाहर निकले सी। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ और पिंडा दे विच तुरी फिरदी सी, ਉਹਦਾ नाम है मालविका सूद मोगे दी थी। कांग्रेस को आपको लगता है कि सीएम कैंडिडेट कोई घोषित करना चाहिए? क्योंकि एक क्लियर परसेप्शन है कि चन्नी साहब में सिद्धू साहब में बन नहीं रही है और आगे पता नहीं सीएम कौन बनेगा। और पिछली बार माना यही गया कि 2017 में सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिया था, कैप्टन साहब थे, तो इस वजह से एक तरफा जो है वो चुनाव निकाल के ले गए। आपको लगता है कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट देना चाहिए? देखिए, मुझे बिल्कुल लगता है, मैंने शेयर भी किया था जब मुझे लीडरशिप के लोग मिले थे, कि हमें बहुत जरूरी है कि आप लीडर जो कौन है वो आपका आप तय करके जरूर अनाउंस करें। और वहां पे भी चर्चा है कि होपफुली अनाउंस होगा चेहरा, जो मुझे पता है। और अगर वो चेहरा आएगा तो मुझे लगता है लोगों को एक दिशा मिलेगी कि हाँ अच्छा ये है लीडर। कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर मुझे लगता है ज्यादा मात्रा के लोगों को एक क्लियर परसेप्शन मिलेगी जो उनका हक है, जो उन्हें देनी भी चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए इन चुनाव? बिल्कुल करना चाहिए। अब मालविका सूद और सोनू सूद मंगेवाला गांव में आकर प्रचार कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि मालविका सूद कैंडिडेट हैं तो फ्रंट में बैठी हुई हैं, जबकि उनके भाई सोनू सूद एक तरह से उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि देखिए फ्रंट में मालविका हैं और कोने में यहाँ पर आप सब तुसी जानते हो, हर अखबार पढ़ते हैं। एक सेकंड पीछे लड्डू दिखना चाहिए। बोले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मालविका सूद है मेरे साथ, जो कि मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि क्यों लोगों को आपको वोट देना चाहिए या क्यों आपको लगता है कि आप मोगा से चुनाव जीतेंगी? देखिए लोग जो है खुद वोट देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मालविका सूद बहुत टाइम से लोगों की मदद कर रही है। मोगा की बेटी है और मोगा के लोगों को विश्वास है कि मोगा की जो बेटी है यहाँ पे जिसका जन्म हुआ है यहाँ यहीं पे बड़ी हुई है, मोगा के लोगों के साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी आने वाले समय में। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया और कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? राजनीति में आने का इसलिए फैसला किया क्योंकि बहुत
समय से कुछ काम करना चाहते थे जो नहीं हो पा रहे थे, और मुझे लगा कि जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। और बताना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी में इसलिए आई क्योंकि जब इतने टाइम से मैं विलेजेस में जब जा रही थी तो मैंने देखा कि जो कांग्रेस का कैडर है विलेजेस में बहुत साल पुराना है, और लोग जो है बहुत जुड़े हुए हैं इस परिवार के साथ जो कि कांग्रेस का है। मुझे लगा कि ज़्यादातर मैं लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क में रह पाऊंगी और मुझे लोगों की मुश्किलें जल्दी पता लगेंगी अगर मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ। आप अपनी कैंपेनिंग में बता रहे हैं कि सिस्टम कितना खराब है इसलिए आपको सिस्टम में आना पड़ा, लेकिन आपको लगता है कि एक यहाँ पे कांग्रेस की ज़्यादातर सरकार पंजाब में रही है, पिछले 15 साल से मोगा सीट पर ही जो है कांग्रेस जीत रही है, तो ये जो एक बैगेज होगा ये भी आपको देखना होगा। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोटर्स जो है समझदार हो गए हैं। अब की बारी वो किसी पार्टी को देख के नहीं, इंसान को देख के डालेंगे। उनको मालूम है कि मालविका सूद कोविड के दौरान भी बहुत काम किया उसने, और उससे पहले भी सोशल वर्क बहुत करती थी। और कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है लोगों का हमेशा बना रहता है उस इंसान पे जब वो वोटिंग करते हैं। और अच्छा लग रहा है, लोग वेट कर रहे हैं कि कब मालविका आए हमारे पास और हम उसके साथ चले कैंपेनिंग। मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद हैं, लेकिन सही मायनों में चुनाव सोनू सूद भी लड़ रहे हैं, क्योंकि मोगा का चुनाव सोनू सूद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। बहन को चुनाव जितवाना भाई की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी अखिलेश यादव के बयान को लेकर आक्रामक है और आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। अगर याकूब मेमन भी जिंदा होता तो उसे भी चुनाव लड़वा देते। और अखिलेश यादव क्यों ओपिनियन पोल को बता रहे हैं ओपीएम पोल, क्या है बीजेपी के आक्रामक कैंपेन से लड़ने के लिए अखिलेश यादव की रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने, वो सुनवाते हैं। आप मुंबई रहते हो, बिहार रहते हो, कलकत्ता रहते हो, लखनऊ रहते हो, कहीं भी रहते हो, इस वक्त बात सिर्फ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। कहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता होता है 2022 विधानसभा यूपी से गुजर के। लड़ाई जबरदस्त है। योगी बनाम अखिलेश यादव की बात हो रही है। कह रहे हैं इस बार लड़ाई दोनों की सीधी, और जिनसे सीधी लड़ाई है वो हमारे साथ हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल आपकी पार्टी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने लिखा कि ओपिनियन पोल्स बैन होने चाहिए। ऐसा क्यों चाहते हैं कि ओपिनियन पोल्स बैन हो जाएं? देखिए, ओपिनियन पोल और चुनाव से पहले होना उनका, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। ओपीएम पोल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं, सांसद कूटे गए, सबसे बड़ी बात है डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ा। जिस पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरीके से अपमानित हो रहे हो, जनता उनके खिलाफ खड़ी हो, ओपिनियन पोल क्या दिखा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। पता नहीं किस नशे में लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो आपको सर्वों पर भरोसा नहीं है जो इनके नतीजे आ रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, कोई समझदार आदमी मुझे बताए, इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। हाथरस अलीगढ़ में इनके विधायकों का विरोध हुआ। इससे पहले जब किसानों के 3 काले कानून थे उस समय लगातार विरोध हुआ इनका। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, वो खाली गई। उत्तर प्रदेश में जितनी रैलियां की गई वो सब सरकारी रैलियां थी। डीएम पत्र लिखते थे पीडब्ल्यूडी विभाग को, डीएम पत्र लिखते थे रोडवेज विभाग को कि बस का इंतजाम होना चाहिए, आपकी सरकारी गाड़ियों का इंतजाम होना चाहिए, तब भीड़ होती थी। वो सरकारी रैलियां थी। जो पार्टी सरकारी रैली कर रही हो, जिसकी चुनावी सभाएं खाली रही हो, विधायक सांसदों को अपमानित होना पड़ रहा हो, डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ रहा हो, तो आप क्या समझते हो ओपिनियन पोल क्या सच होंगे ओपिनियन पोल? और महंगाई बताइए कितनी है। आज महंगाई से हर इंसान परेशान है। बीजेपी महंगाई पे बात नहीं कर रही, डीजल पेट्रोल पे बात नहीं कर रही, जो गैस सिलेंडर दिए गए थे वो सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने लगातार सपने दिखाए थे, आज कड़वा तेल कितना महंगा है, तो महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जब महंगाई दुगनी हो जाएगी, कमाई आधी हो जाएगी, तो खुशहाली कैसे आएगी? खुशहाली का तो महंगाई एक मुद्दा है आपके लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ वर्चुअल कर दिया है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप कहते आए हैं कि बीजेपी को पहले से पता था, उन्होंने अपने स्टूडियोज तैयार कर लिए, छोटे दल तैयार नहीं है। तो जब हर चीज वर्चुअल हो गई, उसमें आप अपने आप को कैंपेन में कहाँ पाते हैं?
नहीं, समाजवादी पार्टी के पास तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इस तरीके से नहीं तैयार थे। एक लड़ाई जो है वर्चुअली या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए जो पार्टी का संगठन और हमारे वॉलंटियर्स थे वो तैयार थे। और हम इस लड़ाई में कहीं कमजोर इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी थी, उसने लगभग 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे हों, SCL जैसा कैंपस बनाए हो, सैमसंग को एक्सपेंशन दिया हो, तो IT के लिए या IT से रिलेटेड चीजों के लिए समाजवादी पार्टी तो पर्याप्त समझती है। लेकिन वहीं और क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले से तैयार की हुई थी, उन्होंने अपने स्टूडियोज बना रखे थे, उन्हें पता था कि डिजिटली हो सकता है कैंपेन हो, तो उन्होंने इंटरनेट के सब कनेक्शंस ले रखे थे, इंटरनेट का तैयारी कर रखी थी। जिस पार्टी को पता होगा कि वर्चुअली रैली होंगी, डिजिटली चुनाव लड़ा जाएगा, तो वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखेगा। इलेक्शन कमीशन पर मैं इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सोचने की बात यह है कि जिस पार्टी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर चुनाव से पहले तैयार किया गया हो, और अभी निकले भोंपू, झूठ बोलने वाले भोंपू निकले। कल झंडी दिखाई गई जिसमें नकली वीडियो चलेंगे, झूठी बातें होंगी, विज्ञापन झूठे होंगे। और क्या इनका विज्ञापन नहीं झूठा पकड़ा गया? आप बताइए, इनके अखबार में जब आया था विज्ञापन, इन्हें फ्लाईओवर दिखाना था तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखा रहे थे, जब इन्हें एक कारखाना दिखाना था तो अमेरिका की नकली फैक्ट्री दिखा रहे थे, चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे थे। तो इनके झूठे विज्ञापन है। और आप किसी से पूछ लीजिए, इनका हर वादा जुमला निकला। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? ठीक है, उन बातों पर आएंगे सर। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। योगी जी ने पिछले एक हफ्ते में अपने ट्विटर पर 6 बार दंगे का जिक्र किया। अपने जो उनका पर्सनल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। केशव मौर्य डिप्यूटी CM है, उन्होंने 3 बार दंगे का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर आई तो फिर दंगे होंगे, ये दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। और कैराना में हमने देखा अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी 80 बनाम 20 की बात कर रही है, योगी जी कह चुके हैं। उस नैरेटिव से अखिलेश यादव कैसे फाइट कर रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इनके लोग लगातार पलायन की, लगातार दंगे की, लगातार इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो, खाई पैदा हो। और मैंने कई मौकों पर कहा, जो पैदा करे खाई समझ लो वही है भाजपाई। जो समाज में खाई पैदा करे वही है भाजपाई। और फिर दंगे का अनुभव किसके पास है? हमारे डिप्टी CM के पास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। आप इनका खुद का दिया हुआ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में देखिए, इनके आरोप क्या थे इनके ऊपर, और इनके जो भाषण थे वो भाषण क्या थे। अगर हम पुराने इनके भाषण उठाएंगे तो किस तरह के भाषण बोलते थे, हम तो बोल भी नहीं सकते। और यहाँ पर एक आए हैं, हिमाचल के हैं कि दिल्ली के हैं, बताओ उन्होंने दिल्ली में क्या भाषण दिया था? किनको मार भगाओ, किनको मारो। अब अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन दिल्ली के दंगों के बाद चुनाव में जो स्टेटमेंट मंच से कहा गया था, क्या ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा लिखा इंसान दे सकता है? तो इनका चुनाव का है मकसद है कि गन्ने का भुगतान पे चुनाव ना हो, जो बिजली महंगी है उस पे ना हो। मुख्यमंत्री जी क्या जानते हैं बिजली के कारखाने के बारे में? मुझे ये बताएं। वो कल कह रहे थे कि आप 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चोरों को आज चांदनी रात पसंद नहीं है। उनका आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बिजली नहीं देते थे 2017 से। देखिए, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। जो मुख्यमंत्री खुद झूठ हो, उनसे पूछिए। अगर ये चांदनी रात उन्हें याद आ रही है तो कम से कम याद करके, जो 4.5 साल में एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, वो बताएं कि 4.5 साल में उन्होंने कौन सा बिजली का कारखाना एक लगाया, बता दें हमें। ठीक है सर, ये बताएंगे मुख्यमंत्री जी? नहीं बताएंगे, उनसे पूछेगा भी नहीं कोई। मैं चाहूंगा कि कोई न कोई उनसे ये पूछे कि अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कौन सा बिजली का कारखाना लगाया। एक कारखाना बताएं जो बिजली का कारखाना लगाया उन्होंने। लेकिन बिजली का बिल महंगा दिया, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, उसी समय उन्होंने बिजली के बिल को आधा करने का फैसला लिया। तो जब आधा आप आखिरी वक्त कर रहे हो, क्या 4.5 साल में जो आपने बड़ा बिजली का बिल लिया है, क्या जनता को वापस करोगे आप? वो सर, अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आज संबित पात्रा आए थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, जबकि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि चीन बड़ा दुश्मन है। हमने पढ़ा उस इंटरव्यू के बारे में, उसके बारे में बताइए। वो कह रहे हैं कि आप जिन्ना जिन्ना डट रहे हैं। पूरा जो बीजेपी का कैंपेन है, सर, हमने पहले भी
आपसे पूछा है, योगी जी 3 बार वेस्ट यूपी हुआ है, नड्डा जी डोर टू डोर कर रहे हैं, कैराना में अमित शाह हैं, तो ये जो नैरेटिव है पाकिस्तान जिन्ना, फिर वही सवाल आपसे कि बीजेपी घूम फिर के हर दूसरे दिन इस बात को लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीजें याद करनी चाहिए और उन्हें ये याद करना चाहिए कि एक समय पर उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। आज तक कोई हवाई जहाज पे नहीं बैठ पाया गरीब, और हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान और चीन को लेकर के है, उन्हें कम से कम पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने क्या कहा था, उन्हें कम से कम जो सीडीएस उन्होंने बनाया, जिनको वो सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है उनको, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कहा था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा? हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने कई इंटरव्यूज में कहा, और आप गूगल कर सकते हैं अभी, उन्होंने कहा कि अगर कोई दुश्मन है हमारा नंबर 1 तो हमारा चीन नंबर 1 दुश्मन है। क्या अरुणाचल के पास नया गांव नहीं बस गया? लद्दाख को लेकर के हमें कितना प्रेस के सामने जवाब देना पड़ा, न जाने हमारी जमीनें कितनी छीन ली गई। तो हमारा दुश्मन नंबर 1 और नंबर 2 दुश्मन, बड़ा दुश्मन, छोटा दुश्मन, सवाल वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले सीडीएस जो बने थे उनका भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे कहिए कि तुरंत अपने बनाए हुए सीडीएस बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ें, उन्होंने क्या कहा, और जो बिपिन रावत जी ने कहा वही मैंने कोट किया है। आपने बिपिन रावत जी को कोट किया कि मैंने यही कहा, क्योंकि सीडीएस का कहना कौन नहीं मानेगा। अगर सीडीएस जितने बड़े जनरल हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट देंगे, क्या मैं उनका स्टेटमेंट कोट नहीं कर सकता? भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है कि मैं सीडीएस बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं? उन्हें क्या तकलीफ है इससे? उन्होंने उतना वो क्लिप निकाल के वायरल कर दिया। नहीं, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी को ये तकलीफ है कि बिपिन रावत सीडीएस जो थे, पहले हमारे सीडीएस हैं, उन्होंने जो कहा उनका मैंने स्टेटमेंट कहा, तो उन्हें क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और भारतीय जनता पार्टी लोगों की याददाश्त कमजोर हो तो उन्हें तुरंत पहले सीडीएस बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तान के मुद्दे पर जो बयान है आप कह रहे हैं कि वो बिपिन रावत जी को आपने कोट मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैंने उनके ही सरकार के बनाए हुए पहले सीडीएस का स्टेटमेंट दिया है और उन्हीं को बात को मैं मान करके बोल रहा हूं। क्या वो पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने स्टेटमेंट दिया, जो तमाम जनरल समय समय स्टेटमेंट देते हैं, उसका मैं मानूं या ना मानूं, ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। सर, केशव मौर्य डिप्यूटी सीएम आप पर लगातार रोज एक नया ट्वीट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की लिस्ट। उनका कहना है कि आप माफियाओं और दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं, इसलिए आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं सर, आप क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं? आपने पहली लिस्ट तो अनाउंस की थी। डिप्टी सीएम इस तकलीफ में है, कोई ऐसा प्रत्याशी ना मैं दे दूं उनके सिरातू विधानसभा जो उन्हें हरा दे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रत्याशी दूंगा जिससे डिप्टी सीएम हार जाएं, और अगर मुझे भी साइकिल चलानी पड़ी तो मैं जाकर के उनकी विधानसभा में साइकिल चलाऊंगा, कि यही जिम्मेदार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। और पिछड़ों के साथ जो अपमान हुआ है वो यही है, क्योंकि इन्हें स्टूल मिला पूरे 5 साल। सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, ये तो ठीक है, आपने राजनीतिक बात बोली है। लिस्ट क्यों नहीं देते हैं, अनाउंस करते हैं? हमें भी, हम जर्नलिस्ट को भी चाहिए। जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भी एनालिसिस करेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ए और बी फॉर्म मिल रहा है, हाँ, वो जाएंगे अपना फॉर्म भरेंगे और सूची भी आ जाएगी इस समय पर। हम भी किसी शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन शुभ होगा उसी दिन जारी करेंगे सूची। अच्छा, आपने बोल दिया डिप्टी सीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप साइकिल चलाएंगे, जबरदस्त उम्मीदवार देंगे। आप सब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि गोरखपुर से जहां से योगी जी लड़ रहे हैं वहां से आपका उम्मीदवार कौन होगा? हमारी पार्टी पे कई उम्मीदवार हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी एक उम्मीदवार तय करें जो चुनाव लड़ेगा। और योगी जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता पूछेगी बिजली क्यों महंगी हो गई, गोरखपुर की जनता देखेगी कि शहर में ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, सीवर नहीं बन पाया, 2-3 महीने लोगों को बारिश के पानी में रहना पड़ा, वहाँ पर नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, जो विकास होना चाहिए था, फ्लाईओवर्स वगैरह बनने चाहिए वो नहीं हुए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया, अपनी जगह को सरकार को दे करके मुआवजा सबसे ज्यादा उठाया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना अपनी जमीन का मुआवजा नहीं उठाया होगा जितना हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने मुआवजा उठाया है। बाबा मुख्यमंत्री ने मुआवजा उठाया है। सर, अब बीजेपी के पास एक और मुद्दा है। अपर्णा यादव चली गई बीजेपी, वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह जी के पैर छूते उन्होंने फोटो ट्वीट की है, उसके भी बीजेपी वाले संदेश निकाल रहे हैं। तो अपर्णा यादव को आपने रोका नहीं, टिकट नहीं दिया, हुआ क्या? नेताजी वो हैं जिन्होंने बीजेपी को कई बार हराया और बीजेपी को रोका, और जो लोग गए हैं ये चुनाव से पहले आना जाना लगा रहता है।
समाजवादी लोग किसी के घर में झगड़ा नहीं कराते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी किसी के घर वाले को ले सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों ने रोका है किसी के घर वाले से झगड़ा नहीं कराएंगे। लेकिन घर में झगड़ा कराने का काम, समाज में झगड़ा कराने का काम, समाज में खाई पैदा करने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी। सर एक दिलचस्प सवाल आपसे बात करते करते आ गया, चाचा जी को कैसे मनाया आपने? आपने उनको जसवंत नगर से टिकट दिया है, वो ज्यादा सीटें मांग रही थी, उनको कैसे मनाया, वो कैसे माने? उनके साथ के लोगों को सम्मान दिया जाएगा। सरकार बनेगी तो जगह जगह जो सम्मान दे सकते हैं वो देंगे, और उनके लिए क्योंकि वो खुद लड़ना चाहते हैं तो उनको जसवंत नगर से लड़ने का फैसला लिया गया है और उनको समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया गया है। सर आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया विधानसभा, वो भी करहल सीट आपने क्यों चुनी? मैं इसलिए करहल चुनी, हालांकि मैं आजमगढ़ भी चुन सकता था। आजमगढ़ में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जीत करके जा सकते हैं, लेकिन करहल इसलिए चुना कि मैं योगी जी जो मुख्यमंत्री उनसे पहले चुनाव लड़ना चाहता था। अच्छा, फिर क्योंकि सरकार हमारी बननी है। क्योंकि आप लड़के फिर आप ईस्ट में आ जाएंगे। नहीं, पहले चुनाव अपना लड़ लें। हाँ, अपना चुनाव मैं पहले लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, फिर पहले आ जाते हैं। सर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सब कुछ क्या ठीक है? कुछ सीटों पे हमने देखा, चाहे वो बिजनौर में, हम निकाल लेंगे, माठ में दो कैंडिडेट्स हो गए, वहां पर लोग थोड़ा फाइटिंग की बात कर रहे हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर त्याग करना पड़ा है तो त्याग किया है और समय समय पे त्याग किया है। और आर यू कंफर्टेबल विद जयंत चौधरी? आप जयंत चौधरी के साथ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल आरएलडी के साथ? ये अगर पॉलिटिकल सीट के लिए, क्योंकि उनका भी दावेदारी है, हमारी भी दावेदारी है, हमें कुछ वोट मिला है पिछले चुनाव में, उनके प्रत्याशी कहते हैं हम मजबूत हैं, तो अगर हम मजबूत प्रत्याशी के लिए लड़ रहे हैं तो क्या खराब लड़ रहे हैं? हम दोनों तय तो ये करेंगे कि मजबूत प्रत्याशी लड़ाएंगे। जिस मजबूत प्रत्याशी को आपने लड़ा दिया उनका नहीं लड़ा तो वो नुकसान नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल सब ठीक है, सब अच्छा है। आप वेस्टर्न यूपी कब जाएंगे डोर टू डोर कैंपेन? मैं बहुत जल्दी डोर टू डोर कैंपेन करूंगा और जहां अनुमति मिलेगी वहां साइकिल भी चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे सर? एक साइकिल के लिए अनुमति नहीं चाहिए शायद। नहीं, साइकिल के नहीं चाहिए। अब तो डोर टू डोर के लिए भी 10 लोगों की तो ठीक है, तो 10 साइकिल चल सकते हैं। पहले से कैंपेन के लिए 28 तारीख से कैंपेन भी कर सकते हैं। सर आपने भी काफी बाहर से आए लोगों को लिया है, स्वामी प्रसाद जी आए, जबरदस्त बातें करते हैं, वो जो उनका बोलने का तरीका है, काफी लोग ले लिया आपने। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने उनके टिकट काटने थे इसलिए वो समाजवादी पार्टी चले गए। प्रियंका गांधी कह रहे हैं जो कांग्रेस से गए आपकी पार्टी में, कह रहे वो कायर थे, तो आप उन लोगों को कैसे अकोमोडेट करके साथ में ले आए? आप कह रहे थे कि किसी का घर नहीं तोड़ते आप। नहीं, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन जो अगर कोई आना चाहेगा पार्टी में तो उसको तो स्वीकार करेंगे। अगर पार्टी में आकर के उसके सहयोग और समर्थन से हमारा जनाधार अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेगी उनको। वो कह रहे हैं सर, क्या लगता है आपको कि वो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा आपको अगर उनको टिकट देते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए रहे 5 साल? नहीं, इससे नहीं होता। कुछ लीडर्स हमेशा जीतते हैं, कुछ लीडर्स हमेशा कहीं ना कहीं उनका समर्थन जुड़ने से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ताकत मिलती है। तो ये कहना गलत है कि किसी के आने से कोई नुकसान होगा, नहीं, उनके आने से व्यापक समर्थन मिलने जा रहा है। सर हमने देखा है कि आप कि जो इस बार जो आपके एड्स कैंपेन है बड़े इंटरेस्टिंग इनोवेटिव हैं, तो ये जो टैगलाइन है आ रहे हैं अखिलेश, आप खुद तय करते हैं या कोई क्रिएटिव टीम है? देखिए, इस समय हर इंसान क्रिएटिव है। हमारा वर्कर जो वॉलंटियर वो भी क्रिएटिव है। ये मैंने नहीं बनाया, वो तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने होर्डिंग लगा दिया और उन्होंने ये बात लिख दी और उसमें काउंटडाउन लगा दिया कि स्टॉप वॉच लगा दी, काउंटडाउन कर दिया कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो अगर वो नारा 10 लोगों को अच्छा लगेगा, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो जनता पसंद करे। अगर जनता कोई बात पसंद कर रही है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अगर वो नारा वो पसंद करें तो हम स्वीकार करेंगे उस नारे को। सर आपने बोला कि आपने बहुत त्याग किया है, आपने बोला और हमने देखा भी कि आपने लोगों को समझाते हैं हमको टिकट लड़ाना था। चंद्रशेखर से क्या हुआ, क्या गलत हो गया? मैं उन्हें अकोमोडेट करने के लिए तैयार था और मैंने उस समय आरएलडी से टिकट भी ले ली थी, रामपुर मनिहारन और एक गाजियाबाद की भी दी थी। तो क्योंकि वो सीट ज्यादा चाहते थे, संगठन उनका सहमत नहीं था। वो कह रहे हैं आप दलित विरोधी हैं। मैं समाजवादी पार्टी कभी दलित विरोधी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हर संविधान में जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलती है। और मैंने कई बार कहा ये चुनाव ऐसा है जहां समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म होगा। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है उस संविधान को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। सर 2 छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल, ममता बनर्जी कब आ रही है? उन्होंने बोला है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात सब कुछ वर्चुअली है, पर वो यूपी पे कब दिखाई देंगे? आप एक साइकिल तो चला ही सकते हैं, साथ में एक ममता जी अगर चाहें तो साइकिल तो नहीं लेकिन साथ में तो चल ही सकते हैं आप लोग, वो कब आएंगे? मैं आ रही है कि नहीं आ रही? देश के बड़े बड़े नेता और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री
वो चाहते हैं कि यहाँ पर समर्थन दें, लेकिन पाबंदियां ऐसी हैं कि आकर के जनसभाएं नहीं हो सकती हैं। तो जिनसे भी मेरी बात हुई उनसे मैंने कहा कि आप रैली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेस करके समर्थन कर दें, वही समर्थन बड़ा होगा और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ा संदेश होगा। और ममता जी, आदरणीय ममता जी अगर आती हैं, एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बंगाल से भारतीय जनता पार्टी हार के आई है। जया बच्चन जी कैंपेन करने गई थी बंगाल ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छी बात होगी कि ममता जी आए और प्रेस कम से कम करें, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। एक और प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जो समर्थन करना चाहते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि समय समय पे प्रेस करें और उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश दें। ये बताइए कि आप कब कैंपेन पे निकलेंगे, तो फिर हम लोग भी आपके पीछे चलें। यही कैंपेन है, यही कैंपेन है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन, साइकिल एक चला लेंगे, हम लोग भी पीछे रहेंगे आपके। जो पाबंदी लगी के लिए मैं रोज कुछ हो जाता है, रोज नया सवाल होता है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देख रहा हूँ, मैंने सब वीडियो रख लिए हैं। इसलिए वीडियो रख लिए हैं, कल को जब मैं कैंपेन करने जाऊंगा तो हो सकता है चुनाव आयोग हम पे आपत्ति जताए कि आप कैसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो। इसलिए मैंने सब वीडियो रख लिए हैं कि ये लोग बिना मास्क के कर रहे थे कैंपेन, इनके पास भीड़ बहुत थी, गाड़ियां बहुत थी, इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया इनको। तो जब हम कैंपेन करेंगे तो हम भी नहीं उम्मीद करेंगे कि हमें नोटिस मिले। इलेक्शन कमीशन से आपको नोटिस नहीं, आप देखिए ना, कैराना का इलेक्शन कैंपेन देखिए, किसने मास्क लगाया था। गाजियाबाद का देखिए, मुख्यमंत्री जी का कितनी गाड़ियां थी, कितनी भीड़ थी। अगर इन लोगों को नोटिस नहीं मिला है तो कल जब मैं जाऊंगा तो हमें भी नोटिस नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम इनकी बात जाएंगे प्रचार करने के लिए। क्योंकि इनका देख लूं कब आएगा आपका? हमारा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ जाएगा। जो घोषणा पत्र इन्होंने पिछला घोषणा पत्र कूड़ेदान में फेंका, अब इंतजार है मुझे कि नया घोषणा पत्र कब लाएंगे, और जब ये लेके आएंगे उसका समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आएगा। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं आप? नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी केवल इतनी है कि हम जनता के साथ हैं। जनता के साथ हैं। तो हमारे साथ थे अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। लगातार इनसे हम बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान और जिन्ना तमाम मुद्दों को लेकर के आती बात, उन्होंने पाकिस्तान पर पूर्व जो प्रमुख थे तीनों सेनाओं के, उनका बयान कोट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो कुछ अच्छा लेके आते हैं तो बीजेपी अब्बा जान की बात करती है। तो फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और हम समय समय पर अखिलेश यादव से बात भी करते रहेंगे। सहयोगी राजेश गुप्ता और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली का रायसीना हिल्स इलाका इस वक्त रोशनी से जगमग है। वहां कुछ देर पहले एक शानदार लेजर शो हुआ है। 26 जनवरी के समारोह की तैयारियां हो रही है, इस वक्त आखिरी दौर में है। बीटिंग रिट्रीट समारोह की रिहर्सल भी सोमवार को ही की गई है और इस दौरान 1000 ड्रोन आसमान में करतब करते हुए नजर आए। कल की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जब रोशनी से जगमग नजर आया रायसीना हिल्स और आसमान में एक साथ 1000 ड्रोन करतब करते हुए नजर आए। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के लाइट होने और लाइट भी खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। आज 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। 50 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है बीजेपी, ये खबरें मिल रही हैं। और करहल से अपने उम्मीदवार का आज ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और बैठक में उम्मीदवारों के जो नाम है उस पर मुहर लगने जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण होंगी कुछ सीटें इसमें से, और ये देखना भी काफी अहम होगा कि जो मौजूदा विधायक हैं उसमें से किस किस के टिकट कट सकते हैं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो लखनऊ में मौजूद हैं। सौरभ, यहाँ पर कई चीजों पर नजर रहने वाली है कि किन किन विधायकों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि पिछले उसमें हमने देखा था कि ज्यादा इस बार बीजेपी रिस्क लेती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा करहल से किसके नाम की चर्चा चल रही है, क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, 2 दिन से बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, 172
सीटों का लगभग ऐलान बीजेपी कर सकती हो। ये 172 सीटें हैं, वो सीटें हैं अवध इलाके की, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है, जहां सबसे ज्यादा विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ी है, कई विधायकों ने छोड़ी। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी लगभग 80 से ज्यादा विधायकों को टिकट काट सकती है, लेकिन जिस तरीके से तमाम मंत्री और ये विधायक छोड़ के गए हैं और जो पिछड़ा बनाम अगड़े की बात हो रही है, उसको लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया है। यही वजह है कि इतना लंबा वक्त लग रहा है। तो आज आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं और तभी उसमें जो लिस्ट है उसमें आखिरी मोहर लगेगी। देखिए अदिति, अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से लड़ने का सोचा है, तो ऐसे में बीजेपी भी सोचती है और चाहेगी कि वहां से उसको कड़ी चुनौती मिले। तो कई नाम है, एक नाम सुनील यादव का भी है जो दिल्ली बीजेपी के युवा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। वो यादव हैं, हो सकता है कि उनको पैराशूट कर दे या फिर किसी और बड़े चेहरे को करहल में बीजेपी उतार सकती है। बीजेपी को लगता है कि वॉक ओवर नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि वक्त लग रहा है। कई सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, जैसे लखनऊ कैंट की सीट है आदित्य, जहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी हैं, यहीं से अपर्णा यादव भी टिकट मांग रही हैं, रीटा बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए यहां से टिकट मांग रही हैं, ब्रिजेश पाठक जो लखनऊ मध्य से हैं, जो पिछली बार सिर्फ लगभग 6000 वोटों से जीते थे, वो भी चाहते हैं इनकी सीट बदल जाए, लखनऊ कैंट से लड़ लें। सरोजिनी नगर की सीट है जहां पर हमने देखा किस तरीके से जो यूपी की मंत्री हैं स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच खींचतान चल रही है। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी को काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ रही है और समीकरण बैठा करके बीजेपी टिकट देने की बात कर रही है। बीजेपी के जो एक नेता है उनसे बात हुई अभी हमारी, उन्होंने कहा कि देखिए हमने सर्वे कराया है, अपने जो जिला संगठन है उससे फीडबैक लिया है और जो इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसीज हैं उनसे भी हम डिटेल लेकर के ये टिकट दे रहे हैं। बीजेपी को पता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाला है। तो आज लग रहा है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ जाएगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अदिति, जिस तरीके से आज बीजेपी ऐलान कर सकती है कि वो अपने घटक दल हैं दो जो सबसे बड़े, अपना दल अनुप्रिया पटेल की, उसकी सीटें भी ऐलान कर सकती हैं। पिछली बार अनुप्रिया पटेल ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें 9 सीटें जीती थी और संजय निषाद इस बार गठबंधन में है। पहले वो अकेले 72 सीटों पर लड़े थे 2017 में और सिर्फ 1 सीट जीते थे। तो संजय निषाद को कितनी सीटें मिलेंगी और अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें मिलेंगी आज हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और सहयोगियों को साथ रखकर चलना है। तो देखना होगा कि किस तरह के नामों का ऐलान होता है और कितनों का पत्ता कटता है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। नामांकन पत्रों की जांच में उनका नॉमिनेशन सही पाया गया है और अब नाहिद हसन जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनकी बहन इकरा हसन निर्दलीय के रूप में कैराना की प्रत्याशी होंगी। इकरा ने एक सेट जो है नॉमिनेशन का वो सपा के सिंबल से जमा करवाया था जिसे निरस्त कर दिया गया है। नाहिद हसन को एसपी और आरएलडी गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन जमा करवाते ही कैराना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। हम सीधे रवीश के पास चल रहे हैं। रवीश, काफी दिलचस्प हो गया है अब कैराना में ये चुनाव, क्योंकि भाई बहन भी आमने सामने होने जा रहे हैं और नाहिद हसन के लिए खासकर काफी राहत की खबर है कि उनका पर्चा जो है वो सही पाया गया है। आज देखिए बिल्कुल, और जो नाहिद की बहन है तो नामांकन जरूर उन्होंने किया है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने नामांकन किया था कि अगर नाहिद का किसी वजह से पर्चा कैंसिल होता है या रद्द होता है तब वो जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब नाहिद को ही टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने और नाहिद का नामांकन सही पाया गया है, तब अब जो मतलब कि वो ये बहन है उनकी, वो जो है वो अब चुनाव शायद न लड़े। और नाहिद हसन के बारे में ये कहा जा रहा था, बीजेपी की ओर से तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि वो हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन नाहिद के परिवार का ये कहना था कि 2017 में 17 के बाद उनके ऊपर सारे केसेस दर्ज किए गए हैं, यानी एक सुनियोजित जो है वो षड्यंत्र था नाहिद के ऊपर में केस लगाने का। तो ये नाहिद के परिवार का आरोप था, लेकिन बीजेपी की एक कोशिश है कि नाहिद के ऊपर लगे केसों को आधार बनाकर वो ये साबित कर सके कि समाजवादी पार्टी के कई सारे जो प्रत्याशी हैं वो दागी प्रत्याशी हैं। तो यही वजह है कि तमाम सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो नाहिद हसन का बार बार नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि नाहिद को टिकट देकर
समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है। तो अब ये देखना होगा कि कैराना का बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि नाहिद हसन के खिलाफ में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं मृगांका सिंह, वो चुनाव लड़ रही हैं, और मृगांका सिंह जो है वो स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और कहीं ना कहीं कैराना एक बीजेपी की प्रयोगशाला साबित होती रही है हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की। लगातार कैराना की आप देखते होंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो और सारे मंत्री हैं, वो लगातार कैराना में हिंदुओं के पलायन का एक मुद्दा बनाते हैं। हालांकि कैराना की विधानसभा सीट पर हम लोग जब गए थे तब खुद बीजेपी की प्रत्याशी ने ये कहा था कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान और हिंदू के पलायन का कोई मुद्दा नहीं है, और कैराना के विकास के मुद्दे पर जो है वो चुनाव ये पूरा लड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद कैराना में नाहिद हसन चाहे हो या फिर जो है वो हिंदुओं के पलायन का मुद्दा हो, इन चीजों को लेकर जो है वो बीजेपी तमाम सारे समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाती रही है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा कि नाहिद के परिवार में जो मतलब उनकी बहन है, वो अब चुनाव, उन्होंने नामांकन जरूर भरा है अदिति, लेकिन वो चुनाव नहीं उस तरीके से लड़ेंगी, और इसलिए उन्होंने नामांकन भरा था क्योंकि अगर नाहिद हसन का पर्चा रद्द होता है तो वो समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर प्रत्याशी बन सके। तो एक उन्होंने सेफ्टी के वजह से कदम ये उठाया था कि अगर नाहिद के ऊपर में, क्योंकि 17 केसेस नाहिद के ऊपर में हैं, तो शायद उनके परिवार को ये लग रहा था कि हो सकता है सरकार कोई इनका नामांकन रद्द करवाने की कोशिश करे और कोर्ट कचहरी जाए। तो एक विकल्प के तौर पर उनकी बहन ने पर्चा दाखिल किया था। लेकिन अब जब नाहिद हसन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये साफ हो गया है और उनका नामांकन सही पाया गया है, तो इकरा हसन जो है वो चुनाव उस तरीके से नहीं लड़ेंगी, और मेरे ख्याल से उनकी कोशिश भी होगी कि वो किसी तरीके से अपना सिंबल को बहुत ज्यादा जो है वो प्रचारित न करें ताकि कोई उनको वोट दे पाए। तो अब नाहिद हसन ही वहां से एक उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जैसे कि रवीश बता रहे हैं कि अब हो सकता है कि इकरा हसन जो नाहिद हसन की बहन है वो शायद चुनाव ही ना लड़े, क्योंकि उन्होंने इसीलिए पर्चा दाखिल किया था क्योंकि उन्हें ये कहीं डर था कि अगर उनका नामांकन, नाहिद का नामांकन रद्द हो जाता है तो ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। और खबर महाराष्ट्र से, जहां पर वर्धा में सड़क हादसा हुआ, पुल के नीचे गिर गई है कार और हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की जान चली गई है। देवली से वर्धा जा रहे थे ये छात्र बताया जा रहा है, और सावंगी मेडिकल कॉलेज के ये छात्र थे। अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जांच चल रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, जिस तरह की लेकिन तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि पुल के नीचे गिरी है कार। हो सकता है कि गाड़ी चलाते वक्त नींद लग गई हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के हादसे ड्राइवर की नींद लगने की वजह से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वजह रही ये अभी साफ नहीं हो पाया है। देवली से वर्धा जा रहे थे मेडिकल के ये छात्र, और सावंगी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, और कार में सवार 7 छात्रों की जान चली गई है। वर्धा के में हुआ है ये, महाराष्ट्र के वर्धा में ये सड़क हादसा हुआ है, पुल के नीचे गिर गई है कार।